हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग मध्य प्रदेश के जून 2022 के करंट अफेयर का सेकेंड पार्ट कवर करेंगे। मेरा नाम है रवनीत कौर। इसमें हम मध्य प्रदेश स्पेसिफिक न्यूज देखेंगे एमसीक्यू के फॉर्मेट में। शुरू करते हैं लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में मध्य प्रदेश में से कितने टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन है 12, 11, 13 या फिर 14। सो इसका करेक्ट आंसर होगा 11 टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने डिक्लेयर किया कि 3 राज्यसभा सीट्स जो हैं वो इलेक्ट की गई हैं बाइन इलेक्शंस के दौरान विदाउट एनी ऑपोजिशन फ्रॉम द मध्य प्रदेश। इलेक्टेड मेंबर्स कौन कौन से हैं? कविता पतिदार, सुमित्रा बाल्मीकि ऑफ बीजेपी, विवेक कृष्णा टांका जो आईएनसी से बिलोंग करते हैं। ये मेंबर्स बेसिकली अनअपोज्ड ही डिक्लेयर किए गए हैं अंडर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961। क्योंकि इन मेंबर्स का इलेक्शन न्यूज में था, इस वजह से आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि कितने मेंबर्स होते हैं मध्य प्रदेश से, कितने मेंबर्स राज्यसभा में जाते हैं। 3 मेंबर राज्यसभा के ऑलरेडी 3 मेंबर्स को रिप्लेस कर देंगे जो रिटायर हो जाएंगे 29 जून को, जो कि हो चुके हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें राज्यसभा के तो ये 250 हो सकते हैं, जिसमें से 238 मेंबर्स होंगे इनडायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज और 12 को नॉमिनेट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। करंट स्ट्रेंथ की बात करें तो हाउस की स्ट्रेंथ है 245। 229 मेंबर जो होते हैं वो मेंबर स्टेट्स के होते हैं, यानी कि स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 4 मेंबर्स जो होंगे राज्यसभा में वो यूनियन टेरिटरीज के होते हैं। 12 को प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है और मध्य प्रदेश 11 मेंबर्स जो हैं वो राज्यसभा में अपने रिप्रेजेंट करने के लिए भेजता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी आर्म रेसलिंग टीम ने 25 मेडल्स जीते हैं नेशनल टूर्नामेंट में। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस हैं भोपाल, जबलपुर, मऊ या फिर ग्वालियर। सो इसका आंसर होगा ग्वालियर आर्म रेसलिंग टीम। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ग्वालियर आर्म रेसलिंग टीम ने नेशनल टूर्नामेंट में कितने मेडल्स जीते, तब आपका आंसर होगा 25 मेडल्स। सो रिसेंटली ग्वालियर आर्म रेसलिंग टीम ने 25 मेडल जीते 44th नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में। ये 44th नंबर की चैंपियनशिप थी, ये पक्का ध्यान रखना है। ये कंडक्ट कहाँ हुई थी ये भी पूछा जा सकता है, तो ये हैदराबाद में आयोजित की गई थी। 44th नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 31 मई से 6 जून तक चली है बेसिकली, और वेन्यू था गचीबौली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैदराबाद। 900 से ज्यादा प्लेयर्स थे 25 स्टेट्स के जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। मध्य प्रदेश जो है वो सेकंड रहा है आफ्टर द केरला। ग्वालियर टीम जो है वो उसने अपना 44 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड, 44 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया बाय विनिंग द 25 मेडल्स इन द चैंपियनशिप। केशव पांडे जो कि प्रेसिडेंट हैं ग्वालियर आर्म रेसलिंग फेडरेशन के, इन्होंने कहा कि विक्रम अवार्ड विनर मनीष कुमार उभरते हुए सितारे हैं इसमें। वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट अरविंद राजक हैं, निरंजन गुर्जर, राजेंद्र मोहर, सचिन गोयल, सुजीत मोहर, उमेश पाल, योगेंद्र यादव, पूजा भदौरिया, आयुष कौशल, शिवम गुर्जर, ये सब उभरते हुए सितारों में आते हैं इस रेसलिंग में। उन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स भी जीते हैं। इन्होंने ये भी इन्फॉर्म किया कि ग्वालियर आर्म रेसलिंग एकेडमी पहली फुल फ्लेज एकेडमी है पूरे कंट्री की जो कि आर्म रेसलिंग करवाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर क्वेश्चन ऐसे आए ना कि पहली फर्स्ट फुल फ्लेज एकेडमी जो है पूरे कंट्री की, इंडिया की आर्म रेसलिंग की, वो कहाँ है, तो ये ग्वालियर में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और ईशा फाउंडेशन के द्वारा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया। ये किस चीज को सेव करने के लिए साइन हुआ? ऑप्शंस हैं सॉइल, टाइगर, नर्मदा रिवर या फिर फॉरेस्ट। सो इसका करेक्ट आंसर होगा सेव सॉइल कैंपेन ईशा फाउंडेशन चला रही है, तो उसी फाउंडेशन ने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ सॉइल सेविंग के लिए एमओयू साइन किया है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इसको।
आपको बताना है मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी साइट को रिसेंटली सेलेक्ट किया गया है जिसमें साउथ अफ्रीका और नामीबिया से चीताज को लाके ट्रांसफर किया जाएगा। ऑप्शंस हैं कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कान्हा टाइगर रिजर्व, पींच नेशनल पार्क या फिर वन विहार नेशनल पार्क। आंसर आएगा कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये अभी की न्यूज नहीं है, बहुत सालों से इस पे डिस्कशन चल रहा था। अब तो इनका ट्रांसफर हो भी चुका है चीताज का, तो आपको ये पक्का ध्यान रखना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। साउथ अफ्रीका और नामीबिया के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इस साइट को कूनो पालपुर सेंचुरी, यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, इसको विजिट भी किया था देखने के लिए कि यहाँ पे चीता की सेटलमेंट की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि कूनो में जो चीताज हैं उनको 5 स्क्वायर किलोमीटर्स के दायरे में रखा जाएगा इनक्लोजर में, और आसपास में टूरिस्ट की किसी तरीके की एंट्री नहीं होगी और कोई भी टूरिज्म प्रपोजल अप्रूव नहीं किया जाएगा। एक्सपर्ट्स ने यह भी रिकमेंड किया कि जो फेंसिंग है इनक्लोजर की, जो कि चीताज के लिए इनक्लोजर बनाए जा रहे हैं, उसको थोड़ा ग्रीन मैट से कवर करना होगा। अफ्रीकन एक्सपर्ट ये कहते हैं कि अगर ग्रीन मैट इंस्टॉल नहीं किए गए तो वो फेंसिंग को क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि ग्रीन मैट इंस्टॉल करने से उन्हें बाउंड्री पता रहेगी। सो इसीलिए उनको ग्रीन मैट फेंसिंग में अप्लाई करते हुए ये फील करवाना होगा कि फेंसिंग के उस साइड कुछ नहीं है, यहाँ पे मतलब वो एरिया एंड हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ग्रीन मैटिंग का कॉन्सेप्ट आप बता सकते हैं कि किस तरीके से मैन वाइल्ड लाइफ कंफ्लिक्ट को भी अवॉइड कर सकता है। ये जब आंसर रेटिंग करेंगे उसमें यूज कर सकते हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है मध्य प्रदेश का, उनके द्वारा टूरिज्म को कोनों में रिवाइव करने पे भी जोर दिया जाएगा जब एक बार चीतास का अराइवल हो जाएगा। अब ये चीता आ चुके हैं, धीरे धीरे करके जब ये वहां पे एकोमोडेट हो जाएंगे, आप कह लीजिए इनको वहां का जो माहौल है वो जच जाएगा, तो उस हिसाब से अडेप्ट करने के बाद कूनो में टूरिज्म जो है उसको प्रमोट किया जाएगा। चीताज जो है अफ्रीका से, वो अगस्त 2022 में आने वाले थे, जो कि अब कंप्लीट हो चुका है। मध्य प्रदेश लगातार पिछले 27 सालों से यहाँ पे चीताज के सेटलमेंट के लिए काम कर रहा है। 70 साल इंडिपेंडेंस के होने के बाद एक अटेम्प्ट लिया गया था कि यहाँ पे जो एक्सटिंक्ट क्रिएचर है उसको दोबारा से कैसे स्टैब्लिश किया जा सकता है। उसके लिए मध्य प्रदेश ने लगातार 27 साल काम किया है और फाइनली यहाँ पे ये चीताज जो हैं वो लाए जा चुके हैं, सेटल कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्टेट ऑफ द आर्ट लैब ऑफ रीजनल मीटर टेस्टिंग। आपको बताना है कि ये कौन सी रीजनल मीटर टेस्टिंग की स्टेट ऑफ द आर्ट लैब है जिसने NABL का सर्टिफिकेट रिसीव किया है रिसेंटली। ऑप्शंस हैं कतनी, उज्जैन, भोपाल या फिर माओ। सो इसका करेक्ट आंसर होगा उज्जैन। स्टेट ऑफ आर्ट लैब ऑफ रीजनल मीटर टेस्टिंग एट उज्जैन got this NABL सर्टिफिकेट। अब NABL की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। इन्होंने सेकेंड टेस्टिंग लैब मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की अप्रूव कर दी है। NABL सर्टिफिकेट मिलने से क्वालिटी का एश्योरेंस एक्चुअल में बढ़ जाता है। NABL एक कॉन्स्टिट्यूएंट बोर्ड है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का, जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है जिसको डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा सेटअप किया गया है। और अगर पूछा जाए कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। NABL एक लौती बॉडी है जिसने कि नेशनल लेवल का रिकॉग्निशन दिया है टू द टेस्टिंग लेबोरेटरीज इन इंडिया। जितनी भी टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं उनको रिकॉग्निशन यही देती है, यानी कि ऑथेंटिकेशन देती है एक तरीके से क्वालिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि ईट राइट चैलेंज में फर्स्ट प्लेस किसने हासिल किया। ऑप्शंस हैं चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, भोपाल या फिर इंदौर। इसका करेक्ट आंसर होगा इंदौर। ईट राइट चैलेंज फॉर सिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट्स कंडक्ट करवाया गया, जिसमें पूरे देश के 75 सिटीज और डिस्ट्रिक्ट्स जो थे उनको विनर के तौर पे चूज किया गया। अब ये चूज कैसे किया गया कि वो पर्टिकुलर सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट ने फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, फूड सेफ्टी के रूल्स को कितना फॉलो किया है। इस कंपटीशन में 188 सिटीज थे पूरे कंट्री के, इंडिया के, जिन्होंने खुद को रजिस्टर करवाया था।
जिसमें इंदौर ने फर्स्ट पोजीशन हासिल करी है बाय गेनिंग द हाईएस्ट मार्क्स। इसके अलावा 7 और डिस्ट्रिक्ट्स हैं स्टेट के, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर, सतना, जिनको पॉजिटिव चेंज के लिए अवार्ड मिला है अंडर द ईट राइट चैलेंज फॉर सिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट्स। भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, इनकी पोजीशन अगर पूछी जाए तो ये 3rd, 5th और 7th रहे हैं रिस्पेक्टिवली। ग्वालियर आपका 12th है, रीवा आपका 17th है, सागर आपका 23rd है और सतना 74th है। इवेंट में 4 स्मार्ट सिटीज है मध्य प्रदेश के, इंदौर, जबलपुर, सागर और उज्जैन। इनको टॉप 11 स्मार्ट सिटीज का अवार्ड दिया गया इन द ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज। इंदौर स्मार्ट सिटी जो है इसको अपनी डोमेस्टिक रिसाइकलिंग पॉलिसी के लिए अवार्ड मिला है और डोनेटिंग सरप्लस फूड की मुहिम चलाने के लिए ये अवार्ड मिला है। यानी कि जो सरप्लस फूड होता है उसको डोनेट करना है और रिसाइकल कैसे करना है, इसके लिए ही ये फूड ईट राइट चैलेंज इंदौर ने जीता है। जबलपुर स्मार्ट सिटी जो है उसको बिहेवियरल चेंज के लिए अवार्ड मिला है, क्योंकि जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम आती है बच्चों में जब वो बाहर का खराब खाना खाते हैं, उसको कैसे बताया जा सकता है, बच्चों को उसके नुकसान कैसे बताए जा सकते हैं, उस बिहेवियर चेंज के लिए जबलपुर ने कार्टून कैरेक्टर्स बना के उस प्रॉब्लम को हैंडल किया। यानी कि कुछ कार्टून कैरेक्टर्स के थ्रू ये बिहेवियरल चेंज लाने की कोशिश की गई ताकि बच्चे ओबेसिटी की जो सीरियसनेस है उसको समझें। सागर स्मार्ट सिटी जो है उसको अवार्ड दिया गया वीडियो गेम क्रिएट करने के लिए और ये वीडियो गेम न्यूट्रिशन से संबंधित थी। यूथ न्यूट्रिशन एम्बेसडर अपॉइंट किए गए ताकि फूड सेफ्टी की उनको ट्रेनिंग दी जा सके बच्चों को। तो वीडियो गेम्स के थ्रू बच्चों को जागरूक करना कि कैसे आप अच्छा खाना खाएंगे, राइट चीज खाना कैसे जरूरी है। उज्जैन स्मार्ट सिटी को अवार्ड दिया गया है फॉर प्रमोटिंग द हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शैलेंद्र सेवातिया और तुषार कदम के द्वारा गोल्ड और सिल्वर मेडल कौन से खेल में जीते गए? ऑप्शंस हैं वेट लिफ्टिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप या फिर शूटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेट लिफ्टिंग। तो अगर क्वेश्चन है तुषार कदम किस खेल से संबंधित हैं तो ये वेट लिफ्टर है। भोपाल के पावर लिफ्टर शैलेंद्र सेवेतिया और तुषार कदम हैं। तो शैलेंद्र सेवेतिया जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, तुषार कदम ने सिल्वर मेडल जीता। इन्होंने कहाँ पे जीते हैं? सीनियर एशियन पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन आपका कोयम्बटूर में हुआ था, वहां पे इन्होंने ये मेडल्स जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षिका डागर जो कि 21 साल की हैं, ये सबसे यंगेस्ट सरपंच बनी है मध्य प्रदेश की, हेड ऑफ द विलेज इन्हें कहते हैं। और ये डिस्टिंक्शन इन्होंने चिंतामन जवसिया ग्राम पंचायत से इलेक्शन जीत के हासिल की है। आपको बताना है ये चिंतामन जवासिया ग्राम पंचायत कौन से डिस्ट्रिक्ट की है जहां से इन्होंने ये इलेक्शन जीता और यंगेस्ट सरपंच बनी। ऑप्शंस हैं उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, कटनी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उज्जैन। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि रिसेंटली कौन सी पर्सनैलिटी यंगेस्ट सरपंच बनी है मध्य प्रदेश की, तो आंसर आएगा लक्षिका डागर। किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं? उज्जैन, और ग्राम पंचायत है चिंतामन जवासिया। 487 वोट्स इन्होंने हासिल की हैं, मतलब 487 वोट से इन्होंने अपने राइवल कैंडिडेट को हराया। इन्होंने रेडियो जॉकी के तौर पे और न्यूज एंकर के तौर पे उज्जैन में काम किया। इनका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है मास कम्युनिकेशन में। डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पे स्टेब्लिश करने के लिए सरपंच अपॉइंट किए जाते हैं अंडर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, जो पंचायती राज का एस्टेब्लिशमेंट करता है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देता है और रूरल डेवलपमेंट का पूरा जिम्मा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के ऊपर डालता है। और इसी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के तहत अमेंडमेंट होने के बाद जब इनको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिला, ये जिम्मेदारी होती है स्टेट की कि इलेक्शन रेगुलरली कंडक्ट होना चाहिए। 3 टियर सिस्टम होता है पंचायत का, विलेज, इंटरमीडिएट जिसमें ब्लॉक हो सकता है, तालुका हो सकता है, मंडल हो सकता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल। और ध्यान रखेंगे जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन लेस देन 20 लाख है वहां पे एक्सेप्शन होता है, वहां पे केवल 2 टियर का सिस्टम भी हो सकता है। ये आर्टिकल 243B में मेंशन है कि कितने टियर सिस्टम पंचायत होगा। जो सीट्स होंगी सारे लेवल्स पे उनको डायरेक्ट इलेक्शन से फिल्ड किया जाता है
ये चीज मेंशन है आर्टिकल 243C के सेकंड क्लॉज में। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, भले स्टैटिक से लिंक हैं लेकिन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होगा हर एक स्टेट में, जो कि उन इलेक्टोरल रोल्स के साथ इलेक्शंस को कंडक्ट करवाएगा, उनकी निगरानी रखेगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन इसे बेसिकली बोला जाता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन स्टेट के इलेक्शंस नहीं करवाता है, ये इलेक्शन करवाता है आपके पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी के। फिर स्टेट के इलेक्शंस कौन करवाता है, जहां पे एमएलए चुने जाते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। सो इलेक्शन कमीशन जो स्टेट का होगा उसको ये पावर है कि वो इलेक्शंस करवाएंगे विद द डिफरेंट लेवल्स ऑफ पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी। ये 243K के तहत पावर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे के बारे में। इसको किस दिन को डेट को हम सेलिब्रेट करते हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शंस हैं 3 जून 2022, 3 जुलाई 2022, 3 अगस्त 2022 या फिर 3 मई 2022। आंसर होगा 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है कि रिसेंटली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 की जो रिपोर्ट आई थी 2015 में और फिर 5 की जो रिपोर्ट आई, अगर उनके डाटा को कंपेयर करें तो जो नंबर ऑफ एक्सपेक्टेंट मदर्स को जब एग्जामिन किया गया और हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में उनको जब देखा गया कि वो कितनी बार आई हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो ये पाया गया कि मध्य प्रदेश ने 5 सालों में इसमें अच्छा खासा ग्रोथ किया है। मतलब ये हुआ कि जो मदर्स आनी ही चाहिए हॉस्पिटल में प्रेगनेंसी के टाइम, डिलीवरी के लिए कह लीजिए, रेगुलर चेकअप के लिए कह लीजिए, वो मध्य प्रदेश में 2015 में कम आती थी, लेकिन 2020-21 के डाटा के हिसाब से पिछले 5 सालों में वो संख्या बढ़ गई है। तो ज्यादा अवेयरनेस फैला है विमेन में, वो ज्यादा हॉस्पिटल्स की तरफ जाती हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करती हैं। सर्वे 5 की जो रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया कि मोर देन हाफ जो एक्सपेक्टेड मदर्स हैं, जो मां बनने वाली औरतें हैं, 58% तक वो रेगुलर चेकअप के लिए जाती हैं हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में डिलीवरी से पहले। 4 से ज्यादा बार वो विजिट करती हैं। अर्बन विमेन की संख्या इस मामले में रूरल विमेन के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा है। मध्य प्रदेश में 91% अब डिलीवरीज जो होती हैं वो हेल्थ फैसिलिटीज के साथ की जाती हैं। हेल्थ फैसिलिटीज के साथ ये इंक्रीज जो है वो 10% है, पहले 81 था, अब 91 हो गया है जब दोनों सर्वे रिपोर्ट को आपस में कंपेयर किया गया। मई 2022 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का ये 5वां रिपोर्ट रिलीज किया गया। अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें तो ये एक मल्टी लेवल सर्वे है जिसको बहुत बड़े स्केल पे कंडक्ट किया जाता है और इसमें जो हाउस होल्ड होते हैं उनके सैंपल्स दिए जाते हैं ऑल अक्रॉस द इंडिया। फिर देखा जाता है वहां पे हेल्थ की कंडीशंस कैसी हैं, हेल्थ के डिफरेंट इंडिकेटर्स कह लीजिए या पैरामीटर्स कह लीजिए, उन पे ये टेस्ट होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पेसा एक्ट के बारे में। मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये एक्ट बेसिकली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो ट्राइबल ट्रेडिशंस को अपने एरिया में सेफ गार्ड कर सकें। कौन से शेड्यूल के एरियाज को सेफ गार्ड करने की ये पावर मिलती है, यानी कि कौन से शेड्यूल में ट्राइबल्स रहने वाले जो होते हैं अंतर्गत कौन से शेड्यूल के, उनको ये सेल्फ गवर्नमेंट का प्रावधान पेसा एक्ट देता है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं शेड्यूल 4 के एरियाज को, शेड्यूल 5 के एरियाज को, शेड्यूल 6 के एरियाज को या फिर शेड्यूल 8 के एरियाज को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शेड्यूल 5 के एरियाज को। शेड्यूल 5 एरियाज में जो ट्राइबल ट्रेडिशन फॉलो करने वाले ट्राइब्स हैं उनको सेल्फ गवर्नमेंट का राइट पेसा एक्ट के तहत दिया जाता है। पेसा का फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट। ये 1996 में आया था। मेन पर्पस यही है कि जो पंचायत बॉडीज हैं अगर वो ट्राइबल एरियाज में काम कर रही हैं तो वहां पे वो अपने डिसीजन इम्पोज ना करें, वहां के ट्राइबल ट्रेडिशंस का ध्यान रखें, वहां के लोगों को खुद को गवर्न करने का एक मौका दें ताकि वहां पे जो डेवलपमेंट वर्क है वो थोड़ा इफेक्टिव हो सके और रिसोर्सेज का एलोकेशन हो सके। पेसा एक्ट पंचायत और ग्राम सभा को सेल्फ गवर्नेंस करने के लिए कुछ इश्यूज पे मौका देता है, जैसे कि वो अपने माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में क्या करना है उसको खुद डिसाइड करते हैं, उनके कस्टमरी रिसोर्सेज का मैनेजमेंट वो खुद करते हैं, वहां का माइनर मिनरल, माइनर वाटर बॉडीज, बेनिफिशरीज का सिलेक्शन, प्रोजेक्ट्स का सैंक्शन, इस सब में उनकी हाँ या ना जो है वो सुनी जाती है, तो उनको ज्यादा थोड़ी पावर दी जाती है कुछ एरियाज में। नेक्स्ट है आपकी न्यूज की जितनी बॉडीज हैं मध्य प्रदेश की उनको मिशन अर्बन 2.0 के तहत इंक्लूड कर लिया गया है।
अब इसके तहत अर्बन बॉडीज में सॉलिड वेस्ट को मैनेज किया जाएगा, सैनिटेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। जो टेन्योर होगा मिशन का वो 1 अक्टूबर 2021 से 1 अक्टूबर 2026 होगा, यानी कि 5 साल। ये क्वेश्चन पक्का पूछा जा सकता है कि मिशन अर्बन 2.0 जो है इसका टेन्योर कितना होगा, तो 5 साल होगा। इसमें जो सेंट्रल शेयर है डिफरेंट कंपोनेंट्स का वो 2200 करोड़ 20 लाख है, स्टेट का शेयर 1800 करोड़ 22 लाख है, बॉडी का कंट्रीब्यूशन जो है वो 913 करोड़ 32 लाख है। बॉडी मतलब लोकल अर्बन बॉडी। सो टोटल एक्सपेंडिचर 4913 करोड़ 74 लाख आएगा। इस अमाउंट का यूज कहाँ पे होगा? सो अर्बन एरियाज के इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे कि वहां के पब्लिक टॉयलेट्स बनाना, वाटर मैनेजमेंट करना, सॉलिड वेस्ट मैनेज करना, एजुकेशन और कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना और वहां के लोगों का कैपेसिटी बिल्डिंग करना। अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट जो है वो एक अथॉरिटी है जो इस मिशन को रन करेगी। सो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इस मिशन को मध्य प्रदेश में कौन रन करेगा, तो अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट। नेक्स्ट आपकी न्यूज है कि पीडब्ल्यू मिनिस्टर जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के, नाम ध्यान रखेंगे, गोपाल भार्गव। इन्होंने एक एलिवेटेड कॉरिडोर रेहली जबलपुर रोड में बनाने का डिसीजन लिया है। ये बेसिकली किस लाइन पे बनाया जाएगा? जैसे पंच नेशनल पार्क सियोनी में एलिवेटेड कॉरिडोर बना हुआ है, उसी तरीके से यहाँ पे रेहली जबलपुर रोड में भी ये बनाया जाएगा। ये रोड कहाँ से पास होती है? ये नौरादेही सेंचुरी से पास होती है, वहीं पे ये कॉरिडोर बनेगा एलिवेटेड वाला। ये इनकी असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी है रेहली। अब ये एलिवेटेड कॉरिडोर क्यों बनाया जा रहा है इसको देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सेंचुरीज के कुछ जो स्टैटिक पोर्शन है ना सेंचुरी से रिलेटेड, वो ध्यान रखने वाले हैं। नौरादेही सेंचुरी लार्जेस्ट सेंचुरी है मध्य प्रदेश की। ये बेसिकली सागर, दमोह और नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सेंचुरी की जो प्रेपरेशंस हैं वो अंडर वे हैं कि यहाँ पे 1197 किलोमीटर का एरिया जो है वो टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया जाए, जिसका प्रपोजल अभी पेंडिंग है। रेहरी जबलपुर रोड नौरादेही सेंचुरी से पास होती है। 20 किलोमीटर जो इस रूट का है वो सेंचुरी के अंतर्गत ही आता है, जिसकी विड्थ बहुत कम है, यानी कि 20 किलोमीटर इसी सेंचुरी से पास होता है। लेंथ जो है इस रूट की वो शॉर्टेस्ट है सारे रूट्स में से, जो कि भोपाल को जबलपुर में कनेक्ट करती है, और ये एक इकोनॉमिकल डील है ड्राइवर्स के लिए। लेकिन औरादाई सेंचुरी में छोटी विथ रोड की होने की वजह से बिग व्हीकल्स यहाँ से पास नहीं हो पाते, इसीलिए ये एलिवेटेड कॉरिडोर वहां पे बनेगा ताकि वहां से बड़े व्हीकल भी गुजर सके, और इससे थोड़ा एक्सीडेंट होने का जो चांस है सेंचुरी में एनिमल और मैन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट का, वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब ये सियोनी कॉरिडोर से एस्पायर्ड है जो पंच नेशनल पार्क में है। लाइट और साउंड प्रूफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया था पंच नेशनल पार्क सियोनी में, जो कि इंस्पिरेशन बना है इस प्लान के एग्जीक्यूशन के लिए। बताइए यहाँ पे लाइट एंड साउंड प्रूफ क्यों है? ताकि नीचे जो आसपास में जानवर रहते हैं उनको कोई ड्राइवर या व्हीकल के निकलने से तंगी ना हो, उनको व्हीकल का शोर डिस्टर्ब ना करे, वहां के लाइट्स डिस्टर्ब ना करे। NH7 है जो कि पंच नेशनल पार्क से गुजरता है। ऑन द सेम लाइन यहाँ पे रेहली जबलपुर रोड पे नौरादेही सेंचुरी में भी आपको एलिवेटेड कॉरिडोर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पीएम स्वनिधि स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में पूरे कंट्री में किसने फर्स्ट रैंक हासिल किया है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर केरला। सो इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश ने पूरे कंट्री में पहला दर्जा हासिल किया है। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जिसको पीएम स्वनिधि कहते हैं, इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने 1 जून 2020 को लॉन्च किया था। साल 2020 था जब ये लॉन्च की गई। इसका मेन पर्पस क्या था कि स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं उनको वर्किंग कैपिटल लोन देना, यानी कि वो अपना काम चला सकें, उनका लाइवलीहुड रोजगार चलता रहे, क्योंकि इस टाइम पे कोविड-19 का लॉकडाउन लगा हुआ था। अब देखिए, पहली चीज तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है जो आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज पूछी जा सकती है कि ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री की है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग की है। साल पूछा जा सकता है कब लॉन्च हुई, 2020 में। एम ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि किस सेक्शंस को टारगेट करती है, तो स्ट्रीट वेंडर्स के लाइवलीहुड को इंश्योर करने के लिए स्कीम है। कोविड-19 के लॉकडाउन में चलाई गई थी, लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2024 तक, ये भी पूछा जा सकता है।
अब ये 2024 तक चलेगी। इसमें फ्री अफोर्डेबल लोन दिया जाता है, डिजिटल ट्रांजैक्शन का एडॉप्शन करवाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर्स भी डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ जाएं, उनका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उनकी फैमिलीज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। इसका ध्यान इस पीएम स्वनिधि के तहत रखा जा रहा है। यहाँ पे आप स्वनिधि के स्पेलिंग में वी कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपकी न्यूज है कि रिसेंटली चीफ मिनिस्टर जी के द्वारा श्री मालहार राहु जी होलकर को डेथ एनिवर्सरी पे ट्रिब्यूट दिया गया। अगर इनकी बात की जाए मल्हार राव होलकर जी की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये होलकर डायनेस्टी के काफी इंपॉर्टेंट रूलर रह चुके हैं। इन्होंने अपना कंट्रोल पूरे इंदौर में स्टैब्लिश किया था आफ्टर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 14 जनवरी 1761 को हुई थी। इनकी फिर उसमें सडन डेथ हो जाती है 26 मई 1766 के आसपास आलमपुर में। तो उसके बाद से इंदौर में पावर स्ट्रगल शुरू हो गया, क्योंकि जो इनके पुत्र हैं खांदेराव होलकर, वो ऑलरेडी बैटल ऑफ कुंभर में 1754 में मारे जा चुके थे। तो कोई गद्दी के लिए खास वारिस नहीं दिख रहा था या मिल रहा था, इस वजह से ये पावर स्ट्रगल शुरू हुआ। फिर बाद में मल्हार राव जी की जो पुत्री हैं अहिल्या भाई, उन्होंने होलकर स्टेट की कमांड संभाली है, और ये कमांड इन्होंने माइनर सन मालेराव होलकर के बिहाफ पे संभाली थी। और ये इनको राइट किन्होंने दिया था, पेशवा जो थे, एक्नॉलेजमेंट पेशवा ने दिया था कि अहिल्याबाई होलकर कमांड संभाल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का फर्स्ट स्टार्टअप पार्क किस जगह पे बनाया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सतना। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि इंडिया की कोई फर्स्ट चीज है और वो एमपी से रिलेटेड है तब इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की कोई फर्स्ट चीज बन रही है, एस्टेब्लिश हो रही है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये एमपी का पहला स्टार्टअप पार्क होगा जो कि आपका इंदौर में बनाया जाएगा। अब इसके कुछ फैक्ट्स हैं जो ध्यान रख सकते हैं आप। ये 35 स्टोरी बिल्डिंग स्टार्टअप पार्क होगा। लागत पक्का ध्यान रखेंगे, 450 करोड़ रुपए आएगी। बारादरी विलेज में ये सुपर कॉरिडोर के तौर पे बनाया जाएगा। इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी लैंड देगी। स्टार्टअप हब है इंदौर, ये उसको और भी ज्यादा इन्हांस कर देगा। नई स्टार्टअप पॉलिसी 13 मई 2022 को जो लॉन्च की गई थी, उसमें बोला गया था कि मध्य प्रदेश को स्टार्टअप हब बनाया जाएगा, खास करके इंदौर को। ये ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में डेवलप होगा और इसका वर्चुअल इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कर दिया गया है। इसके इनॉग्रेशन के बारे में पूछा जा सकता है कि इनॉग्रेशन सीएम ने किया, ध्यान रखेंगे इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर ने किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 7 मई 2022 को गवर्नर मंगू भाई पटेल जी के द्वारा कौन से नंबर का आदि महोत्सव 2022 मंडला में इनॉग्रेट किया गया? ऑप्शंस हैं 6th, 5th, 3rd या फिर 4th। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5th आदि महोत्सव। फर्स्ट आदि महोत्सव आपका 2017 में था, नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल इसे बोलते हैं। अगर पूछा जाए ये कौन करवाते हैं, तो ये ज्वाइंट इनिशिएटिव होता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का और ट्राइफेड का। ट्राइफेड की फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ट्राइफेड को इस्टेब्लिश किया गया था 1987 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत ही काम करता है। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। स्टैटिक से जाके रिलेट होते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट जो न्यूज में रहती है, तो आपके लिए करंट अफेयर का ही पार्ट बन जाता है। नेक्स्ट आपका न्यूज है, क्वेश्चन है कि चीफ मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा शहीद सुखदेव जी को होमेज पे किया गया इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? ऑप्शंस हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। करेक्ट आंसर होगा पंजाब। शहीद सुखदेव जी प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरी रह चुके हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के। सुखदेव थापर इनका पूरा नाम है। 1907 में इनका बर्थ हुआ, 1931 में इनको वीर गति प्राप्त हुई। इनका जन्म 15 मई को लुधियाना में हुआ था, पंजाब में। इंडियन रेवोल्यूशनरी थे। इन्होंने ब्रिटिश राज से इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलवाने, आजादी दिलवाने के लिए भगत सिंह और शिवराम राजगुरु जी के साथ आजादी की जो लड़ाई थी वो लड़ी थी। ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सीनियर मेंबर थे और इन्होंने मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ जब ये लड़ाई लड़ी थी इसी एसोसिएशन में होते हुए, तो इसी वजह से इनको 23 मार्च 1931 को हैंग कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये सिर्फ 23 साल के थे जब इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री जन कल्याण संभाल योजना के तहत जो वर्कर्स हैं उनको बर्थ से लेके डेथ तक कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा ये तय हुआ था। तो इसको किस साल में स्टार्ट किया गया था योजना को, ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं 2020, 2015, 2018 या फिर 2012। आंसर होगा ये 2018 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की है, तब आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इस योजना को स्टार्ट किया था किसके लिए, वर्कर्स के लिए, ताकि उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा सके। साल 2018 में शुरू हुई थी ये। रिसेंटली इंदौर के यंग कंप्यूटर इंजीनियर सानिया जायसवाल और लोकन जैन जो है, इन्होंने अभय परिमिति डिवाइस क्रिएट करी है जो कि पूरे 20 सेकंड में आपका पूरा हेल्थ चेकअप कर सकती है। ये डिवाइस जो है ये ना केवल पल्स रेट देखती है बल्कि ऑक्सीजन सेचुरेशन भी देखती है, ब्लड प्रेशर भी देखती है, बॉडी टेम्परेचर देखती है, रेस्पिरेटरी रेट भी देखती है। विद इन अ फ्यू मोमेंट्स ये चीज की जा सकती है। सानिया जो है वो 100 अभय परिमिति डिवाइस को स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल में डिलीवर करेंगी और 100 डिवाइस को आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को देंगी। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इनोवेशन और रिसर्च में मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं वो काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। नेक्स्ट है न्यूज की स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बसंत प्रताप सिंह जी के द्वारा ये इन्फॉर्म किया गया कि फर्स्ट टाइम सिविक बॉडी इलेक्शन में एक प्रोविजन बनाया गया है कि जो काउंसलर पोस्ट है उसके लिए इलेक्शन एक्सपेंडिचर का अकाउंट मेंटेन किया जाएगा, यानी कि देखा जाएगा कि वो कितना खर्चा इलेक्शन में कर रहे हैं। अब यहाँ से आपको ध्यान ये रखना है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन है, बसंत प्रताप सिंह। इंस्ट्रक्शन जारी कर दी गई हैं इलेक्शन हेल्प डेस्क को कि वो एक्सपेंडिचर अकाउंट को सुपरवाइज कर सकें ताकि काउंसलर कितना खर्चा कर रहे हैं उसकी निगरानी हो सके। एक्सपेंडिचर अकाउंट इससे पहले मेयर और चेयरमैन की पोस्ट के लिए ही रखा जाता था, उन्हीं पे सर्विलेंस होता था, लेकिन अब काउंसलर की पोस्ट के लिए भी होगा ये मध्य प्रदेश में। मैक्सिमम लिमिट जो है इलेक्शन एक्सपेंडिचर की काउंसलर की पोस्ट के लिए वो 8,75,000 है अगर 10 लाख की पॉपुलेशन है, 3,75,000 है अगर 10 लाख की पॉपुलेशन से कम है। ये सेंसस 2011 के हिसाब से पॉपुलेशन देखी गई है। म्यूनिसिपल काउंसिल में मैक्सिमम एक्सपेंडिचर जो लिमिट है वो 2,50,000 है अगर पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है, 1,50,000 है अगर पॉपुलेशन 50,000 से 1 लाख के बीच में है, और 1 लाख रुपए है अगर पॉपुलेशन आपकी 50,000 से नीचे है। इसके अलावा 35 लाख रुपए जो है वो लिमिट रखी गई है 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कितना खर्च किया जा सकता है काउंसलर के द्वारा। मेयर के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 15 लाख की लिमिट है अगर पॉपुलेशन 10 लाख से कम है। लास्ट है इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी थी जून के मंथ में जो कि आपसे पूछी जा सकती है, किस दिन हम कौन सा दिवस मनाते हैं। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे और इंटरनेशनल डे ऑफ चाइल्ड राइट मनाया जाता है। 3 जून हम देख चुके थे क्वेश्चन में, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे होता है। 4 जून इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन के लिए होता है। 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वेरी इंपॉर्टेंट। 7 जून वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये 7 जून वाला आपको इसलिए भी ध्यान रखना है क्योंकि इंदौर के द्वारा ईट राइट चैलेंज जीता गया है। 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है। 12 जून को एंटी चाइल्ड लेबर डे मनाया जाता है। 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे होता है। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे होता है। 15 जून को वर्ल्ड विंड डे होता है। 19 जून को यानी कि थर्ड संडे जब होता है तब फादर्स डे होता है। 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। 21 जून आपको ध्यान रखना है योगा डे होता है, म्यूजिक डे भी होता है इस दिन, और हाइड्रोग्राफी डे भी होता है। 23 जून को हम लोग इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाते हैं और यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे भी मनाते हैं। 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द ड्रग एब्यूज और इलिसिट ट्रैफिकिंग भी मनाया जाता है। सो ट्रैफिकिंग रिलेटेड है मिसिंग चिल्ड्रन से, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, खास करके जो लड़कियां हैं, बच्चियां। तो 26 जून का दिन आपका ड्रग्स और इलिसिट ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।